हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो पिछला पेपर यानी कि आपका सप्लीमेंट्री इंग्लिश या हिंदी मराठी का पेपर होगा आपका, तो वो पेपर आपका कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज हम रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट पेपर है हमारा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का, तो इसीलिए मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम अभी देख लेते हैं। इस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स के रिवीजन वीडियोस मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे चेक कर सकते हो। साथ ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाली वीडियो की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अपने इंस्टाग्राम आईडी पे यानी कि बीकॉम सम्राट के इंस्टाग्राम आईडी पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूरे लिखे हुए भी हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग में सबसे पहले तो आपको याद रखना है बैंक किस वर्ड से डिराइव किया गया है। बैंक वर्ड डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड बैंकवे से, जिसका अर्थ होता है अ बेंच। इसके बाद आपको डेफिनेशन सारी पढ़ लेनी है, मतलब इकोनॉमिक्स में जितनी आपको डेफिनेशंस मीनिंग्स हैं वो सारे पढ़ के जाने ही हैं, जिस तरह आपने स्किल डेवलपमेंट में पढ़ के गए थे। क्योंकि ये काफ़ी बार पता है एमसीक्यू में, इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज़ में आपको इकोनॉमिस्ट के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा पिछले बार ऑनलाइन में हुआ था कि इकोनॉमिस्ट के नाम पूछ लिए गए थे और बच्चों को वो नहीं आए थे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी, इतने सारे नाम तो हमें याद भी नहीं रहते, बट जितने हो सकते हैं उतने आप पढ़ के जाइए। उसके बाद आपको फंक्शंस पढ़ के जाने ही हैं। फंक्शंस में आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग ऑफ लोन्स, एजेंसी फंक्शंस और जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ऐसे 4 फंक्शंस दिए गए हैं। उसके अंदर फिर और आपको सब पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि डिपॉजिट्स कितने टाइप के होते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इन सारों के मीनिंग क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी रिविजन सीरीज़ में देख लिया है। फिर एडवांसिंग ऑफ लोन्स में भी आपको कई तरीके के लोन्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि मनी एट कॉल, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सारे की मीनिंग आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको इसके मीनिंग पे से क्वेश्चन आ सकता है कि इसको क्या बोला जाता है, ये कौन से टाइप का लोन है। फिर है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में कुछ एजेंसी फंक्शंस दिए हैं, जैसे कि मतलब बैंक कौन से एजेंट वाले फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि परचेसिंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे ही कुछ और। फिर है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। इसमें आपको कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस दिए गए हैं जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है, जैसे लॉकर फैसिलिटी हो गया, गिफ्ट चेक हो गया, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। बैंक इन्वेस्टमेंट करती है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, तो कुछ बैंक्स कैसे इन्वेस्टमेंट करती है उस बारे में बताया गया है, जैसे कि मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट आपको बताया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से मिनिमम 3% CRR के तौर पे बैंक को इन्वेस्ट करना पड़ता है और 25% SLR के तौर पे उन्हें मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट करना होता है। वैसे ही कुछ और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ भी होती हैं, तो वो भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। इस पे MCQs काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। उसके बाद आपको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मीनिंग पढ़ना है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले परफॉर्मिंग असेट्स यानी कि स्टैंडर्ड असेट्स पढ़ना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड असेट्स यानी ऐसे असेट्स जो कि कोई भी प्रॉब्लम कैरी नहीं करते हैं, जिसके साथ नॉर्मल रिस्क के अलावा कोई भी ज़्यादा का रिस्क इस पे अटैच नहीं होता है, ऐसे असेट्स को स्टैंडर्ड असेट्स बोला जाता है। और जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं वो ऐसे असेट्स होते हैं जो कि बैंक के द्वारा क्लासिफाई कर दिए जा चुके होते हैं, या तो वो सब स्टैंडर्ड हो चुके हैं, या डाउटफुल हो चुके हैं, या लॉस असेट्स हो चुके हैं। अब सब स्टैंडर्ड असेट्स क्या होता है? सब स्टैंडर्ड असेट यानी कि ऐसे असेट जिसको प्रोडक्शन चालू होने के बाद लोन एग्रीमेंट के टर्म्स रीनेगोशिएटेड हो चुके होते हैं और ये इस कैटेगरी में 12 मंथ तक रहता है, तो उसे सब स्टैंडर्ड असेट्स कहा जाएगा। डाउटफुल असेट्स यानी ऐसे असेट्स जो NPA में 12 महीने से ज़्यादा रह चुके हैं, ऐसे असेट्स को डाउटफुल असेट्स कहा जाता है। और लॉस असेट्स यानी ऐसे असेट्स जिनको बैंक द्वारा या इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा या फिर कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा या तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जा चुका है कि ये पूरी की पूरी अमाउंट लॉस में जा चुकी है, तो ऐसे असेट्स को लॉस असेट्स कहा जाएगा। बाद इम्पैक्ट्स ऑफ NPAs ऑन परफॉर्मेंस ऑफ बैंक, इसके आप सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पूरा उसका समझ जाएगा, इतना डीपली आपको पढ़ने की उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको टायर 1 बैंक कौन सी होती है और टायर 2 बैंक कौन सी होती है ये याद रखना है।
टायर 1 बैंक यानी कि यूनिट बैंक्स, ऐसे बैंक्स जिनके सिंगल ब्रांचेस होते हैं और जिनके हेड ऑफिस में डिपॉजिट्स 100 करोड़ तक होता है, या तो ऐसे ब्रांचेस जिनके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं बट वो सिंगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं और उनका डिपॉजिट 10 करोड़ तक का होता है, तो ऐसे बैंक्स को टायर 1 बैंक में रखा जाता है। और वही टायर 2 बैंक में सारे यूसीबीज आते हैं। टायर 1 बैंक में जो यूसीबीज नहीं आते वो टायर 2 बैंक में आते हैं। इसके बाद ई बैंकिंग एंड कोर बैंकिंग में ई बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है आपको पढ़ना है। ई बैंकिंग यानी कि ऐसी बैंकिंग का मेथड है जो कि कस्टमर अपने मोबाइल पे या फिर अपने कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट का यूज़ करके वो बैंकिंग सर्विसेज एंजॉय कर सकता है, तो ऐसे सर्विस को ई बैंकिंग बोला जाता है। ई बैंकिंग को ही इंटरनेट बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग भी बोला जाता है। ई बैंकिंग के फीचर्स आपको याद रखने हैं। ई बैंकिंग के फीचर्स यानी कौन कौन से, ये एक तो 24/7 है यानी रात दिन आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। फिर इंटरनेट बैंकिंग आपका बैंक का कॉस्ट, टाइम और एनर्जी सेव करता है ई बैंकिंग, और साथ ही इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। ये ई बैंकिंग ट्रांजैक्शनल और नॉन ट्रांजैक्शनल दोनों तरह के एक्टिविटीज़ करता है। ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ यानी ऐसे एक्टिविटीज़ जिसमें आपको मतलब पैसों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र, बिल पे, लोन एप्लीकेशन, ये सारी जिसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है, ऐसे एक्टिविटीज़ को ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ बोला जाता है। वही नॉन ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ यानी कि जिसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे कि अगर आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करते हो या तो आप पेमेंट स्टॉप करने के लिए बोल रहे हो, तो यहाँ पे एडिशनल कोई खर्चा नहीं है, बट आप कोई तो भी एक्टिविटी करने के लिए बैंक को बता रहे हो, तो इसको नॉन ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आप इसके सिर्फ जो हेडर पॉइंट्स है, जो मतलब बोल्ड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो ही आप अगर पढ़ लो तो भी मतलब सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें डिटेल्स तो आएगा नहीं, तो आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लो तो उतना ही काफ़ी है। फिर है फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? इंटरनेट बैंकिंग, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम, और टेली बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग यानी कि ऐसी बैंकिंग जो आप पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा, जिसमें इंटरनेट हो, ऐसे कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा आप जो बैंकिंग सर्विसेज करते हो तो उसको इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, जिसमें आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, फिर दो अकाउंट्स के बीच में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप बिल पेमेंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। ये सारी चीज़ें इंटरनेट बैंकिंग में आती हैं। वही एटीएम, आपको पता है अच्छे से, एटीएम यानी कि एक कंप्यूटराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि आपको हर जगह दिख जाता है। आप जब भी बाहर जाते हो तो आपको एटीएम्स दिख जाते हैं, वहाँ से आप कैश विड्रॉ, डिपॉजिट चेक, कैश विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, साथ ही आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है ये भी वहाँ से चेक किया जा सकता है। फिर टेली बैंकिंग यानी आपको एक टेली बैंकिंग नंबर प्रोवाइड किया जाता है, तो वो आप कभी भी डायल करके उसके द्वारा बैंकिंग कर सकते हो, तो उसे टेली बैंकिंग कहा जाता है। उसके बाद कोर बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोर बैंकिंग क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो कोर बैंकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि आप अगर कोई बैंक के एक ब्रांच में आप जाके वहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो, उस बैंक के ब्रांच के कस्टमर नहीं बनते हो, आप उस बैंक के कस्टमर बन जाते हो, जिस वजह से आप कोई भी ब्रांच में जाओ तो आप वहाँ पे अपना काम कर सकते हो उस ब्रांच से भी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फीचर्स, एडवांटेज आपको पढ़ना है। इसमें सारे मतलब बैंक के सारे जितने भी ब्रांचेस हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, उस वजह से आप एक ही ब्रांच के कस्टमर नहीं रहते हो। आप बैंक के मतलब एक कंट्री में उस कंट्री में उस बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं तो उस सारे ब्रांचेस के कस्टमर आप बन जाते हो, तो आप कहीं से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। एटीएम देखा हमने, एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका मीनिंग अभी हमने पढ़े। एटीएम एक एबीएम है यानी कि ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, जहाँ पे आपको किसी से अपना काम करवाने की, आपको किसी से कुछ जाके बता के करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस वहाँ जाना है और उस मशीन से आपको बस जो भी आपको काम करवाने, अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो उस मशीन पे आपको बस क्लिक करना होता है। उसी हिसाब से
आपका काम हो जाता है। उसको बताने के लिए आपको किसी एम्प्लॉय को बैंक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे, इसलिए इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन बोला जाता है। एटीएम को पहली बार लंदन में यूज़ किया गया था 1967 में। एटीएम इन्वेंट किया गया है जॉन स्टेपफोर्ड बैरन ने 1960 में। उसके बाद इसका फर्स्ट यूज़ कब किया गया? 1967 में। अब एटीएम का तो आप सभी को पता होगा कि एटीएम कैसे यूज़ करते हैं। आपको प्लास्टिक एटीएम कार्ड होता है, वो आपको इंसर्ट करना होता है जिस पे मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है या तो फिर चिप लगा होता है। तो और उस पर हर प्लास्टिक के हर एटीएम कार्ड पे आपको एक यूनिक कार्ड नंबर दिखता है और साथ ही कुछ सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड होती है वहाँ पे। और इसका ऑथेंटिकेशन किस तरीके से किया जाता है? कस्टमर अपना पिन जनरेट करता है, तो वो पिन उसका उसी के पास रहता है, इसीलिए उस वजह से वो जो कार्ड है वो हमेशा ऑथेंटिकेट रहता है, उसको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। और इसके भी फीचर्स, एडवांटेजेस आपको पढ़ लेने हैं। आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे भरपूर क्वेश्चंस बनते हैं। पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पे थे। इसके बाद क्रेडिट कार्ड ये भी प्लास्टिक का बना होता है, इसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी जो भी इसका होल्डर रहेगा ये गुड्स और सर्विसेज आज अवेल कर सकता है, मतलब ले सकता है, बट उसको अभी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ से बैंक पेमेंट कर देती है और बाद में जितना भी उस पर बिल बनता है वो हम बाद में पे करते हैं। वो क्रेडिट कार्ड पे जितना बिल बनता है वो बाद में हम पे करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम बैंक से कुछ मनी बोरो करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसके भी फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इसका ग्रेस पीरियड पढ़ के जाना। क्रेडिट कार्ड का ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड यानी कि ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ एडिशनल डेज जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड होल्डर को उसके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना होता है, वरना उसके बाद उसको इंटरेस्ट या फिर फाइनेंशियल चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। और क्रेडिट लिमिट क्या होता है ये भी पढ़ के जाना चाहिए। क्रेडिट लिमिट यानी कि नॉर्मल क्रेडिट लिमिट जो कि बैंक या एनबीएफसी के द्वारा डिसाइड की जाती है कि उतने लिमिट से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होल्डर उसको खर्चा नहीं कर सकता है उसके द्वारा, तो उसे क्रेडिट लिमिट बोला जाता है। इसके बाद डेबिट कार्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि होल्डर के पास जितने पैसे हैं बैंक अकाउंट में उसमें से अगर वो कुछ विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए डेबिट कार्ड का यूज़ होता है। आजकल एटीएम कम डेबिट कार्ड आने लग गए हैं, तो आपको एटीएम कार्ड अलग से और डेबिट कार्ड अलग से ऐसा नहीं होता है। एटीएम कम डेबिट कार्ड एक साथ एक ही इसमें आपको मिल जाता है। डेबिट कार्ड को ही बैंक कार्ड, प्लास्टिक कार्ड या चेक कार्ड भी बोला जाता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला तो द कार्ड नंबर। कार्ड पे 16 डिजिट का नंबर होता है, ये हर कार्ड पे यूनिक होता है और ये हमारे बैंक अकाउंट नंबर से सिमिलर नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बैंक अकाउंट से सिमिलर होता है डेबिट कार्ड नंबर, तो इसका आंसर फॉल्स रहेगा। फिर इस पे इशू और एक्सपायरेशन डेट भी दी होती है, यानी कब आपको इशू किया गया है वो कार्ड और इसकी एक्सपायरी कब है वो भी दी होती है। फिर उस पर लोगो दिया होता है कि वो कार्ड कौन सा है, यानी वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, रुपे है, कौन सा कार्ड है उसका लोगो दिया होता है। साथ में आपका कस्टमर सर्विस नंबर दिया होता है जिस पे आप कभी भी कॉल करके, मतलब ये एक टोल फ्री नंबर होता है, तो इस पर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो, या तो फिर अगर कुछ रिपोर्ट वगैरह करना है तो रिपोर्ट भी आप उसी पे कर सकते हो। और साथ ही सिग्नेचर बार दिया होता है और सीवीवी नंबर होता है। सीवीवी नंबर ये इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर। ये सारे डेबिट कार्ड के लिए यूनिक होता है। इसके वजह से कार्ड को एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ने हैं। इसका मीनिंग हमने देख लिया। मीनिंग डेफिनेशन अगर आपको मतलब डेफिनेशन भी पढ़ के जानी है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड ये भी क्रेडिट कार्ड के साइज़ का होता है, ये भी प्लास्टिक से बना होता है। इस पर माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव होती है। इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ लेने हैं। फिर ई पर्स यानी ही इलेक्ट्रॉनिक पर्स। तो ई पर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पर्स ये एक वॉलेट साइज स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें प्रोग्रामेबल माइक्रोचिप्स लगे होते हैं, जिसके अंदर कुछ सम ऑफ मनी स्टोर की जा सकती है जो कि लोग यूज़ कर सकते हैं कैश के बदले में।
तो ई पर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो कैश को रिप्लेस करने में, मतलब पेमेंट सिस्टम में अगर कैश को रिप्लेस करना है तो उसके लिए ई पर्स का यूज़ हो सकता है। साथ ही अगर स्पेसिफिक टाइम बेस्ड पेमेंट का कोई अल्टरनेटिव लाना है तो उसके लिए ई पर्स का यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें आपको अगर एमसीक्यू बनता है, दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, साथ में बोथ या नन ऑफ दीज है, तो इसका आंसर रहेगा बोथ ऑफ द अबव। साथ ही ईएफटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र या फिर ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ईएफटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जिसके वजह से मनी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है सिंगल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, और इसमें बैंक स्टाफ का भी कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है। तो ईएफटी भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लीजिए। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ लेने हैं। ईसीएस उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज का अर्थ होता है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट है जो कि ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें आपको बल्क पेमेंट करनी है या तो बल्क में रिसीव करना है आपको पेमेंट, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं। ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, आरबीआई ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ईसीएस के दो तरीके होते हैं, ईसीएस डेबिट और ईसीएस क्रेडिट हैं, और एमआईसीआर और आईएफएससी कोड, इन दोनों का बस आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लो तो काफ़ी है। एमआईसीआर कोड मतलब ही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपको आपने अगर चेक देखा होगा, चेक के नीचे आपको बॉटम वाइट लाइन पे आपको जो कुछ नंबर दिया होता है आपको, तो उसे एमआईसीआर कोड कहा जाता है। ये जो कोड होता है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये ट्रांजैक्शंस में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। और आईएफएससी का अर्थ होता है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। ये 11 डिजिट कैरेक्टर होता है। तो ये जो कोड होता है ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एप्लीकेशन के लिए, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, सीएफएमएस, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, और सीएफएमएस यानी सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम। हर बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड यूनिक होता है। इसके बाद बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड सर्विसेज। तो बैंकर और कस्टमर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, तो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है। बैंकर के राइट आपको पढ़ने हैं। बैंकर के राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो हमने रिवीजन वीडियो बनाया उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हो। इसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इनके सारों के मीनिंग आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद माइनर बैंक अकाउंट के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। माइनर बैंक अकाउंट किसका बन सकता है, जो भी 14 ईयर्स ऑफ एज का हो चुका है तो वो अपना सेविंग बैंक अकाउंट बना सकता है और ऑपरेट भी कर सकता है, बट उसके लिए बस उसको एक गार्डियन की ज़रूरत पड़ेगी जो उसके मतलब उसकी गारंटी ले सके। इसके बाद डीमैट अकाउंट के मीनिंग पढ़ लेना। डीमैट अकाउंट यानी ऐसा अकाउंट जो इन्वेस्टर्स लोग बनाते हैं, कोई भी शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स वगैरह हैं उसका बाय और सेल करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे डीमैट अकाउंट बोला जाता है। इसमें भी आईएसआईएन नंबर क्या होता है आपको वो याद रखना है। आईएसआईएन नंबर 12 डिजिट का होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बारे में भी डिटेल जानकारी हमारे रिवीजन वीडियो में दी हुई है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि हेल्प करता है, कंट्रोल करता है और हमारे कंट्री के सारे बैंकिंग सिस्टम और कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को स्टेबलाइज करता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल बैंक बोला जाता है। हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आपको इकोनॉमिस्ट के नाम पढ़ लेने चाहिए, इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसके फंक्शंस आपको पढ़ लेने हैं कि मतलब सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं। पहले हमने बैंक के फंक्शन देखे थे, मतलब वो सिर्फ बैंक के फंक्शन थे, पर अब इस लेसन में आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शन दिए हैं, वो अलग होते हैं। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली आपको पूछा जाएगा नोट इशू करने का अधिकार किसको होता है। तो ये आपको या तो सेंट्रल बैंक दिया रहेगा ऑप्शन में या तो आरबीआई दिया होगा। तो इसका आंसर सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, दोनों में से जो भी दिया होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा, मतलब टिक करना होगा। तो फंक्शंस तो आपको सारे ही पढ़ लेने हैं। फंक्शंस हमने रिवीजन सीरीज़ में भी कवर किए हुए हैं।
उसके बाद मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दिया है, क्वांटिटेटिव यानी कि जनरल मेथड जिसे ही ट्रेडिशनल मेथड भी बोला जाता है, और वही क्वालिटेटिव यानी कि सिलेक्टिव मेथड। तो इसमें आपको क्वांटिटेटिव में कौन कौन से मेथड आते हैं और क्वालिटेटिव में कौन कौन से मेथड आते हैं ये भी याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब आपको पूछा जा सके कि इसमें से क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए रहेंगे जिसमें से 3 क्वालिटेटिव रहेंगे, 1 क्वांटिटेटिव रहेगा। वो सही क्वांटिटेटिव वाले पे आपको टिक करना रहेगा, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स में जितने भी आपको मेथड दिए हुए हैं और क्वालिटेटिव मेथड के अंदर जितने मेथड दिए हुए हैं उसके बस मीनिंग पढ़ लेना, इसके लिमिटेशन या ऑब्जेक्टिव्स वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी सबसे ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मॉरल सुएशन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और बैंक रेट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेनी है, ताकि इस पे मतलब क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मुझे, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आपके फीडबैक्स मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।